नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक रेलवे से निकली हुई कंपनी का नाम है रेलटेल कॉरपोरेशन। सामान्यतः ये ऐसा लगता है कि ये भी रेलवे की अन्य कंपनी की तरह ज़्यादातर काम रेलवे के लिए करती होगी, लेकिन ये जो कंपनी है ये भारत की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है और इस कंपनी का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो पूरे देश में फैला हुआ है। रेलवे के अलावा ये गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, बैंक को, स्टॉक एक्सचेंजेस को और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी आईटी से रिलेटेड और अन्य तरह की जो सर्विसेज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है वो ये देती है। तो जानते हैं ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और क्यों इसमें जो DII और FII पिछले 6 महीने से लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो पहले इस कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की स्थापना सन 2000 में शेड्यूल A सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के रूप में हुई और शुरुआत में, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, इनका जो मैंडेट था या इनका काम करने का जो आदेश था वो रेलवे का टेलीकॉम नेटवर्क मैनेज करने का था। 2012 में इनको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला। 2013 में इन्होंने टियर 3 डेटा सेंटर, पहला टियर 3 डेटा सेंटर स्थापित किया। अब ये डेटा सेंटर के बारे में तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन ये टियर 3 डेटा सेंटर क्या होता है? तो टियर 3 डेटा सेंटर की वो कैटेगरी है जिसमें जो लेटेंसी है यानी डाउन टाइम है, यानी कि जो डेटा सेंटर काम करना बंद कर देता है जिस समय पर, वो बहुत ही कम होता है। जिस तरीके से अपनी कई बार साइट्स चलना बंद हो जाती हैं, तो उस तरीके से जो डाउन टाइम होता है वो कैटेगरी 3 में काफ़ी कम होता है। 2015 से 19 के बीच में इन्होंने रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई की फैसिलिटीज़ शुरू की और इस्टेब्लिश की और आजकल आप जो वाईफाई नेटवर्क रेलवे स्टेशन पर पाते हैं उसकी वजह रेलटेल कॉरपोरेशन ही है। इसी दौरान इन्होंने रेलवे के लिए पेपरलेस ऑफिसेज यानी बिना फाइल के मूवमेंट पे जो ऑफिस होता है या फाइलिंग जो होती है, जिसमें कंप्यूटर पर ही आपको फाइल की नोटिंग करनी पड़ती है और फाइल आगे बढ़ानी पड़ती है और कोई भी ऑफिसर ये देख सकता है कि पर्टिकुलर फाइल जो है वो किस जगह कितने दिनों से पड़ी हुई है। तो ये कामकाज को, या रेलवे के कामकाज को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का एक तरीका था। तो ये इन्होंने उस 2015 से 19 के बीच में शुरू किया। 2021 फरवरी में कंपनी का IPO आया और IPO का जो प्राइस था वो 94 रुपीज़ था। रिटेल कैटेगरी में ये 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और अब भाव जो इसका है वो लगभग 340 रुपये है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 3 साढ़े चार साल में इस कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। CAGR देखें या साल दर साल रिटर्न देखें तो इस कंपनी ने 33% का निवेशकों को रिटर्न दिया है और इसमें डिविडेंड जो इन्होंने दिया वो शामिल नहीं है। पिछले साल यानी 2024-25 में इनको नवरत्ना कंपनी का स्टेटस दे दिया गया, जो ये पहले 2012 में मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी थी। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस इस कंपनी ने की है। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो है देश की एक न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने वाली कंपनी। अब ये न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्या होती है? तो देखिए, पहली बात, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है? तो उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल शामिल है, फिर उसमें जो टेलीकॉम टावर हैं वो शामिल हैं, उसके अलावा डेटा सेंटर हैं और बहुत सारी जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये रहा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब ये समझते हैं कि न्यूट्रल टेलीकॉम नेटवर्क क्या होता है। तो न्यूट्रल टेलीकॉम नेटवर्क का मतलब ये है कि रेलटेल ने जब एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया तो कोई भी कंपनी उसको पैसा देकर, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी भारतीय वो इस्तेमाल कर सकती है या वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल कर सकता है या जियो भी इस्तेमाल कर सकता है या BSNL भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों भी इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। बस बात ये है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए या उन इस्तेमाल करने के लिए इन कंपनीज़ को, रेलटेल को कुछ भुगतान करना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ कोई भेदभाव नहीं होता। अब इनके जो बिज़नेस सेगमेंट हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए, इनके
मूलतः जो है वो दो बिजनेस सेगमेंट हैं, एक टेलीकॉम से रिलेटेड और दूसरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जो टेलीकॉम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका बिजनेस सेगमेंट है उससे उनसे करीब करीब 39% रेवेन्यू ये प्राप्त करते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेगमेंट है वहाँ से 61% रेवेन्यू इनका आता है। अब ये जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो इनका सेगमेंट है इसमें दो पार्ट हैं। पहले टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ये जैसे मैंने बताया कि जो इनकी फाइबर ऑप्टिक्स लाइन ऑलरेडी इन्होंने बिछा रखी है, तो अगर कोई उसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे किराया वसूल करते हैं। फिर दूसरा, ये टावर कोलोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये टावर कोलोकेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये टावर लगाते हैं वो टावर पे कोई भी कंपनी, चाहे BSNL हो, चाहे रिलायंस हो, रिलायंस जियो हो या भारती एयरटेल हो, तो ये अपने जो इक्विपमेंट है वो लगा सकते हैं, और इसके लिए भी इन कंपनीज़ को जो रेलटेल है उसको किराया देना पड़ेगा। दूसरी इनकी जो टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विस है वो डेटा सेंटर एंड अलाइड सर्विसेज है। इनके पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं होके किसी और जगह, किसी क्लाउड में या किसी एक्सटर्नल सर्वर में रिकॉर्ड होता है, स्टोर होता है, और जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तब आप इंटरनेट के थ्रू उस डेटा को एक्सेस करते रहते हैं। तो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो ऑफिस से रिलेटेड है। तो जो इन्होंने रेलवे के लिए शुरू किया था उन्होंने कई अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया है, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। फिर साइबर सिक्योरिटी में किसी सिस्टम की, चाहे रेलवे का सिस्टम हो, चाहे यानी रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे किसी PSU का नेटवर्क हो या कोई गवर्नमेंट का नेटवर्क हो, जो इनको ये कहे कि भाई हमारी साइबर सिक्योरिटी आप मैनेज कर दीजिए, तो वो साइबर सिक्योरिटी के लिए ये सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में ऑफ कोर्स चार्ज करते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए इनके पास लाइसेंस है, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। फिर इन्होंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो जो डिजिटाइज्ड होता है और अक्रॉस द हॉस्पिटल आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसा सिस्टम भी इन्होंने बनाया है। और ये रेलवे में इन्होंने रेलवे हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट भी किया है, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। जो ये रहे जो दो इनके सेगमेंट हैं, ये टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड है। जो इनका अन्य एक सेगमेंट है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। वहाँ पर ये OFC प्रोजेक्ट्स, यानी कि किसी शहर में ये फाइबर ऑप्टिक केबल डालते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, जिसमें किसी सिटी का, किसी शहर का जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो वाईफाई से रिलेटेड हो या वो फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड हो, चाहे वो टावर से रिलेटेड हो, वो ये सेटअप करते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक एग्ज़ाम्स के लिए ये ऑथोराइज्ड हैं, यानी कि कोई एग्ज़ाम में किसी कैंडिडेट की बायोमेट्रिक जो चेकिंग है वो ये करते हैं। फिर ये कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, ज़ाम्बिया में, तो इस तरह के कंट्रीज़ में ये पहले ले चुके हैं और फ़िलहाल भी काम कर रहे हैं। इनके पास बहुत विशाल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल का बहुत विशाल नेटवर्क है। 63,000 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक है रेलवे ट्रैक्स के अलॉन्ग, यानी रेलवे के लाइन के साथ साथ इनकी फाइबर ऑप्टिक लाइन चलती है। और वहाँ से ये सिटी के अंदर जो इनकी लाइनें जाती हैं उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 21,000 किलोमीटर है। उसको एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। तो रेलटेल की जो ये लाइनें हैं इसके थ्रू गांव-गांव में और दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पा रही है। बात करते हैं कंपनी के नए इनिशिएटिव्स की, तो देखिए ये जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर 102 एज डेटा सेंटर बना रहे हैं। ये पूरे देश में फैले हुए डेटा सेंटर होंगे। और ये एज डेटा सेंटर क्या होते हैं? ये एक विशाल जो डेटा सेंटर होता है उसकी जगह छोटे छोटे डेटा सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ से होता क्या है कि जो डेटा की जो एक्सेस होती है वो यूज़र को बहुत ही जल्दी मिलती है, यानी कि डेटा को एक्सेस करने में यूज़र को टाइम नहीं लगता। इसके अलावा ये नोएडा में 10 मेगावाट का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डेटा सेंटर भी बना रहे हैं। फिर ये कोलोकेशन और मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे L&T और अनंतराज के साथ मिलकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोलोकेशन और जो मैनेज सर्विसेज है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, उसको डेटा सेंटर, उसका एक सर्वर है। अब वो सर्वर जो है उसको वो
अपने यहाँ अगर रखेगा, खुद अगर मैनेज करेगा, तो आपको एक अलग से उसके लिए कूलिंग की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी, सिक्योरिटी और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो कोलोकेशन में क्या करती है कि वो पर्टिकुलर कंपनी रेलटेल को वो अपना सर्वर लगाने के लिए बोल देती है। सर्वर जो होता है वो डेडिकेटेड होता है वो पर्टिकुलर कंपनी का, यानी कि कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन उससे रिलेटेड, यानी उस सर्वर को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड, उसकी देखभाल करने से रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस करने से रिलेटेड सारा काम जो है ये रेलटेल जो है ये जो अनंतराज और एल&टी टाइप की कंपनीज के साथ मिलकर करेगा। तो ये अनंतराज के लिए, एल&टी के लिए और रेलटेल के लिए, ये तीनों के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का काम करेगा। फिर अब रेलवे के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये 5000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर आईपी बेस्ड सर्वेलेंस कैमरे लगा रहे हैं। आईपी बेस का मतलब जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और कमांड सेंटर से चप्पे चप्पे पर उन स्टेशंस पर नज़र रखी जा सकेगी, तो हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं ये और ज़्यादा सुरक्षित होंगे। फिर इनको 2 कवच प्रोजेक्ट भी नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं, तो वहाँ पर ये जो कवच प्रोजेक्ट, यानी 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे के आमने सामने अगर आ जाएं गलती से, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाए, तो ये सिस्टम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉरेन में भी कुछ ये प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, तो जैसे साउथ अफ्रीका में ये टेलीकॉम, रेलवे और आईटी इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने वहाँ की कुछ कंपनीज से MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। श्रीलंका, केनिया और नेपाल जैसे कंट्रीज़ में ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू डेटा सेंटर में, आईटी सर्विसेज में और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर होने का प्रयास कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो 241 करोड़ का है। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 7018 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी 7018 करोड़ की ऑर्डर बुक है। पिछले वित्त वर्ष में जो इनका रेवेन्यू था वो लगभग 3500 करोड़ का था। तो ये मैं बात कहूँ, अगर ऑर्डर बुक को कंपेयर करूँ तो लगभग 2 साल की इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई देती है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, पहली स्ट्रेंथ तो बड़ी क्लियर है, ये शेड्यूल ए कंपनी से स्टार्ट हुए 2000 में और 25 सालों में इन्होंने फुल फ्लेज्ड नवरत्ना कंपनी का स्टेटस हासिल कर लिया है। सरकार में ऐसा स्टेटस हासिल करना हर किसी कंपनी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये, जैसे मैंने बताया, बहुत विशाल इनका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, जिसको अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो शायद हमारे देश की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको प्राइवेट कंपनीज़ की उतनी सर्विसेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़े जितनी फ़िलहाल वो ले रहे हैं। फिर जो कंपनी है उसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और जो डेट है कंपनी के ऊपर वो नेग्लिजिबल है। वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इनको जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके तरफ से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ पिछले कुछ सालों में इनका जो प्रोजेक्ट वाला सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया इनके 2 सेगमेंट है, एक टेलीकॉम वाला सेगमेंट है और एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेगमेंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट का से रिलेटेड सेगमेंट है उसमें मार्जिन कम है और ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में इनका जो फोकस है, या ये कहूँ कि इनका जो रेवेन्यू है वो लो मार्जिन यानी प्रोजेक्ट बिजनेस से ज़्यादा आ रहा है। तो एक तरीके से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आ रहा है। अब मार्केट कैप की बात करूं तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, नील के आसपास मान लीजिए। हर 100 रुपये की इक्विटी पर केवल 2 रुपये का कर्जा है। ROE जो है वो काफ़ी अच्छा है, 16.5 16.5% है। PE जो है वो 34 का है। 3 साल की सेल 32% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट 23% बढ़ा है। जून 25 में प्रमोटर के पास यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंपनी के 72.84% शेयर थे, FII के पास 3.67% शेयर थे, DII के पास 0.78% शेयर थे और पब्लिक के पास रेस्ट शेयर थे। दिसंबर 2024 में FII के पास जो परसेंटेज थी, होल्डिंग थी, वो 3.34% थी, जो अब जून में बढ़कर 3.67 हो गई है। और इसी के साथ ही जो DII के पास 0.45% थी दिसंबर 2024 में, वो अब जून 2025 में बढ़कर 0.78% हो गई है। तो FII और DII दोनों की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, पिछले 6 महीनों में ठीक ठाक सी
बड़ी है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो देखिए काफ़ी स्टेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, नई टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड कंपनी है और तेज़ी से उन क्षेत्रों में कदम रख रही है जो आने वाले भविष्य की रिक्वायरमेंट है, जैसे डेटा सेंटर। हाँ, बात ये है कि डेटा सेंटर में जो काम कर रही है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक के साथ कर रही है। फिर उसके अलावा जो कोलोकेशन और मैनेज सर्विसेज ये देंगे इन डेटा सेंटर्स में, वो भी प्राइवेट कंपनीज जैसे L&T और अनंतराज जैसी कंपनियों के साथ मिल रहे हैं। एक अच्छा ये होता कि ये अपनी खुद कैपेबिलिटीज़ डेवलप करते और खुद जो है ये सारी कोलोकेशन मैनेजमेंट और डेटा सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट ये खुद करते, जिससे इनके कंपनीज़ के मार्जिन में और कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूव हो सकता। शेयर में खरीदने और बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।